जी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आज की जो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे आपके सामने नजर आ रहा होगा, जेनेटिक्स डिसऑर्डर, यानी कि आनुवांशिक विकार, आनुवांशिक दोष क्या होते हैं, वो इसकी वंशागत कैसे होती है, क्या कोई रोग है जो पेरेंट्स से संतानों में पहुंच जाता है, मतलब ये सब कैसे हो जाता है, किसकी वजह से हो जाता है। तो इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे आज आपके सामने जेनेटिक्स टॉपिक से। नेक्स्ट टॉपिक आपके सामने आनुवंशिक विकार। तो सबसे पहले बात करेंगे कि आनुवंशिक विकार होता क्या है। तो आनुवंशिक विकार यानी ऐसा रोग जो पेरेंट्स से संतानों में पहुंचता है, उसी को बोलते हैं आनुवंशिक विकार। और ये जो जेनेटिक्स डिसऑर्डर है, ये दो तरह का हो सकता है। आपके क्लास 12th और नीट और यहाँ पर बीएससी नर्सिंग जैसे सिलेबस के लिए आपको दो तरह का, यानी कि जो जेनेटिक्स डिसऑर्डर होता है। तो पहले जेनेटिक्स डिसऑर्डर होता क्या, आनुवंशिक विकार, यानी कि जो दोष हैं, जो विकार हैं, यानी पेरेंट्स के विकार, विकार का मतलब रोग, दोष या कमी को कहते हैं भाई, नहीं तो आप विकार ही ना समझ पाओ। तो पेरेंट्स के विकार प्रोजेनी, प्रोजेनी यानी कि संतति बोलते हैं, संतानों में जो जाता है उसी को बोलते हैं आनुवंशिक डिसऑर्डर। तो ये जो आनुवंशिक डिसऑर्डर है, ये दो प्रकार का होता है। अब दो प्रकार का मतलब, एक तो आपका हो गया मेंडेलियन एबनॉर्मलिटीज, ठीक है, एक हो गया मेंडेलियन एबनॉर्मलिटीज और दूसरा हो गया क्रोमोसोमल, ठीक है ना, क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज। तो ये दो तरह का होता है आनुवंशिक विकार, जो है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में इन दो माध्यमों से जा सकता है। तो वो माध्यम क्या है, जैसा कि आप सभी स्टूडेंट, सभी छात्र छात्रा ये समझ पा रहे होंगे कि जैसे मनुष्य की बात होती है, तो मनुष्य एक प्रकार, मनुष्य जो है यूकैरियोटिक एनिमल्स है। अब एनिमल्स है क्योंकि भाई मनुष्य भी कार्डेटा संघ का है, तो कार्डेटा किस में आता है, किंगडम एनिमेलिया के अंतर्गत आता है। तो मनुष्य क्या है, एक जंतु है, जानवर है, ठीक है। तो हम लोग जंतु की कैटेगरी में ही आते हैं। तो मनुष्य जो है वो यूकैरियोटिक जीव है, ठीक है। तो अगर यूकैरियोटिक जीव है तो उसकी कोशिका में क्या होगा, अगर यूकैरियोटिक है, इस एक कोशिका है और इस कोशिका में क्या होगा भाई, केंद्रक होगा। तो केंद्रक का उपस्थित होना, यानी केंद्रक का पाया जाना ही यूकैरियोटिक होने का लक्षण है। अगर जिस जीव की कोशिका में केंद्रक होगा, उन जीवों को यूकैरियोटिक सेल बोलेंगे, यूकैरियोटिक जीव बोलेंगे। और जिन जीवों में केंद्रक यानी कोशिका में केंद्रक का अभाव होता है, उन्हें प्रोकैरियोटिक जीव कहते हैं, यानी आद्य जीव कहते हैं, जो सबसे पहले आए थे, आर्कीबैक्टीरिया जैसे जीव। तो अब इस, ये तो हो गया न्यूक्लियस। अब इस न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम यानी कि डीएनए या जीन पाया जाता है। तो ये सब आप लोगों को पता होगा क्योंकि आप कक्षा 12 में पहुंच गए हो। इसका मतलब आप 9, 10, 11 में अच्छे से पढ़ करके यहाँ तक पहुंचे हैं। अगर आपको पता था ये बात तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो अब पता कर लो, अब नहीं तो कब, ठीक है। आइए, तो ये तो रही भाई सेल हो गई, ठीक है। ये हो गया न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक, और ये केंद्रक के अंदर जो
कॉइल्ड स्ट्रक्चर दिख रहा है, हेलिकल स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, ये है डीएनए या क्रोमोसोम, आप जो कहो, ठीक है ना, जो बोल सको क्रोमोसोम, ठीक है। तो अब यही वो पदार्थ है, ध्यान रखना, यही वो है जो पेरेंट्स के कैरेक्टर को, यानी कि रोगों को, बीमारियों को संतानों में लेके जाता है, यही वो है क्रोमोसोम, ठीक है। तो ये बीमारी कितनी तरह से जा सकती है इंसान में? दो तरह से। एक तो मेंडेलियन एबनॉर्मलिटीज, यानी कि मेंडल के नियमों के आधार पर भी कह सकते हैं इसको, और दूसरा क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज है। पहले इन दोनों को समझें, ये चीज क्या होता है, और आप इससे समझ गए जो वाहक का काम करता है, जो लेके जाने का काम करता है, उसका नाम क्या है? क्रोमोसोम। ये गुणसूत्र, आइए तो इसके बारे में समझते हैं कि ये चीज कैसे क्या है, एबनॉर्मलिटीज क्या होती है, ठीक है। सबसे पहले मेंडेलियन विकार की बात करें तो ये जो मेंडेलियन विकार है, ठीक है ना, मेंडेलियन विकार जो है, तो यहां पर होगा क्या, इसमें आपको एकल जीन, ठीक है ना, एकल जीन मतलब एक जीन में रूपांतरण होना या उत्परिवर्तन, ठीक है ना, उत्परिवर्तन, यानी कि आप कहेंगे म्यूटेशन। अगर एक जीन में उत्परिवर्तन हो जाए या उसमें रूपांतरण हो जाए, जीन में रूपांतरण होगा, तब उसे बोलेंगे मेंडेलियन एबनॉर्मलिटीज है। तो पहले इसको समझ लें अच्छे से। तो इसमें अब जैसे अभी आपने यहाँ पर देखा कि यूकैरियोटिक कोशिका थी, उस यूकैरियोटिक कोशिका में क्या था? केंद्रक था, और उस केंद्रक में कॉइल्ड स्ट्रक्चर, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर आपको डीएनए बताया गया था, जो कैरेक्टर्स को, यानी कि आनुवांशिक रोगों को, अच्छे कैरेक्टर्स, बुरे कैरेक्टर्स, मतलब सबको लेके जाने का कार्य करता है जनक से संतान में। तो अब ये जैसे यहाँ पर हम लिखें, सबसे पहले बात करते हैं क्रोमोसोम, ठीक है, क्रोमोसोम, इसके अंदर क्या होगा भाई? डीएनए होगा। डीएनए के अंदर क्या होगा? जीन होगा। जीन के अंदर क्या होगा? रिकॉन होगा, ठीक है ना, रिकॉन। और रिकॉन के अंदर क्या होगा? म्यूटान होता है। ये सबसे छोटी इकाई होती है किसकी? क्रोमोसोम की सबसे छोटी इकाई को म्यूटान कहते हैं। ये भी आप इसको याद रखेंगे, ठीक है। तो नॉर्मल हमें क्या रखना है, यहां तक अभी ध्यान देना है, ठीक है। यहां तक बात को समझेंगे। क्रोमोसोम ये इतना मैटर, इतना समझना है। अब आपके सामने हम फिर से ये बनाते हैं, जैसे देखिए बात को बिल्कुल समझते रहिएगा, आपको समझ सब आएगा। ये हम बनाते हैं एक गुणसूत्र, ये है क्रोमोसोम, ठीक है, ये क्रोमोसोम है। मतलब इस तरह से क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर होता है, जब हम लोग देखेंगे तो, ठीक है। अब इस क्रोमोसोम में पतले धागे जैसी रचना होती है, ऐसे, इस तरह से पतले धागे जैसी रचना, जिसे क्या बोला गया? डीएनए। और इस डीएनए में क्या हुआ? इस डीएनए में हर पॉइंट पर ऐसे कैरेक्टर वाले जीन होते हैं, कहीं आंख का, नाक का, मुंह का, मतलब ये जीन है इसमें, ठीक है ना, इसमें पाए जाते हैं। ऐसे आपको ऐसे कुछ अलग कलर से दिख नहीं रहा होगा, लेकिन बट इसी डीएनए में ये सब क्या है? जीन होते हैं, ठीक है। तो ये तो आपका ये तीनों पॉइंट आपको समझ आना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया। अगर हम कहते हैं क्रोमोसोम लेके जाता है, तब भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो आपको बात ये समझ आ गई यहां तक। अब इसके बाद, अब नाउ we discuss about Mendelian abnormalities और then chromosomal abnormalities के बारे में बात करेंगे। तो देखते हैं क्या होता है, आपको सारी बात समझ आएगी। देखिए अब यहां पर होगा क्या,
ये जो एकल जीन मतलब एक जीन में नॉर्मल हम क्या बनाते हैं, यहाँ पर बना रहे हैं एक डीएनए, ऐसे ऐसे बना दे रहे हैं, ठीक है, ऐसे इसको यहाँ पर अनकॉइल कर दे रहे हैं। जैसे आप बात को समझें थोड़ा सा, तो यहाँ पर जो डीएनए होता है आपको पता है ये हाइड्रोजन यानी नाइट्रोजन क्षारकों से जुड़े होते हैं, नाइट्रोजन बेस से जुड़ा होता है। अब नाइट्रोजन बेस में जो एडेनिन होता है वो डबल हाइड्रोजन बॉन्ड थाइमिन से जुड़ा होता है, और जो ग्वानिन होता है ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड साइटोसिन से जुड़ा होता है। इतना तो पता है सबको, चार गाप के रोल ऐसे वाटसन और क्रिक मॉडल डीएनए, ठीक है ना। तो ये तो अब जीन में, जीन का मतलब जैसे मान लीजिए यहाँ पर एडेनिन रहा हो यहाँ पर, और इसके सामने क्या जुड़ता है भाई, इससे टी जुड़ता है, दो हाइड्रोजन बॉन्ड से, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ता है। तो अब वो किसी कारण से, किसी कारण का मतलब ये है, जैसे एल्कोहल कोई लोग पीते हैं, कोई धूम्रपान कर रहे हैं, तंबाकू से या सूर्य के प्रकाश से जो अल्ट्रावायलेट रेज निकलती हैं, पराबैंगनी किरणें, उसके प्रभाव से किसी भी कारण से आपके इस नाइट्रोजन बेस में परिवर्तन आ जाए। एक पॉइंट ये जो है, एक बिंदु पर, एक बिंदु का मतलब आपके सामने एडेनिन है, तो किसी कारण से, जो अभी मैंने कारण आपको बताया, उसके कारण ये यहाँ पर एक स्थान पर क्या आ जाए, हम कहते हैं भाई जी आ गया, ग्वानिन आ गया। तो ये क्या हो गया, पॉइंट म्यूटेशन, यानी क्या हो गया आपके, ये क्या था आपका डीएनए है, डीएनए के अंदर जो पॉइंट पॉइंट बनाया गया था, क्या था वो जीन था। तो आपके जीन में क्या हो गया परिवर्तन, पहले यहाँ पर ए था, अब क्या हो गया जी हो गया। तो ये म्यूटेशन है, लेकिन इस तरह का म्यूटेशन क्या कहलाता है, पॉइंट म्यूटेशन, क्योंकि आपका एक बिंदु यानी एक नाइट्रोजन क्षारक जो था वो परिवर्तित हुआ, कहीं हट गया, बदल गया, चेंज हो गया, ठीक है। तो इस तरह का अगर म्यूटेशन होता है उसे बोलते हैं मेंडेलियन एबनॉर्मलिटीज, ठीक है। अब मेंडेलियन क्यों कहा गया इसको, तो मेंडेलियन कहे जाने का सीधा सेंस है, सीधा भाव है इसका, क्या भाव है, आई, जैसे मेंडल ने अपना एक्सपेरिमेंट किस पर किया था भाई, मटर पर किए थे, मटर पर पी प्लांट, पाइसम सटाइवम पर, इतनी बात आपको पता है। तो पाइसम सटाइवम में इन्होंने क्या लिया था, 7 कैरेक्टर ढूंढे थे, जिसमें वो क्या था, उनमें फिनोटाइप और जीनोटाइप दोनों के कैरेक्टर निकाले थे, ठीक है। तो जैसे अगर हम कहते हैं भाई सीड, जो मटर का दाना था, बीज जो था वो कैसा है, गोल है, गोल है, गोल है। तो गोल के लिए जो जीन यूज हुआ था क्या था, राउंड, कैपिटल आर यूज हुआ था। तो ये सीड, ये क्या है, इसका जो गोल दिख रहा है, इसका मतलब गोल, वो बीज जो है वो गोल दिख रहा है, ठीक है। तो जो सामने से दिख रहा है वो क्या था, फिनोटाइप था, दृश्य रूप था। अब जिसकी वजह से दिख रहा था वो क्या था, जीनोटाइप, यानी जो आर आर था, ये जीन बोला गया था, इसको मेंडल ने इसको जीन कहा था। तो इसी आधार पर इसको मेंडेलियन एबनॉर्मलिटीज कहते हैं। यानी क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, जीन में म्यूटेशन हो रहा है, नहीं जो इसके पास इसका जो जीन है गुणसूत्र के अंदर, उसमें म्यूटेशन हो रहा है, उसमें उत्परिवर्तन हो रहा है। तो म्यूटेशन क्या है, आप इसके पहले वाले वीडियो में जरूर देख लेंगे, वहां पर म्यूटेशन को बताया गया है, ठीक है। आप इसके पहले वाली वीडियो देखनी पड़ेगी आपको। अब ये तो बात समझ में आ गई आपको कि कैसे चेंज होता है, ये चीज क्या होती है। मेंडेलियन विकार, एकल जीन में रूपांतरण, मतलब उसके रूप में, उसके आकार प्रकार में परिवर्तन हो जाए, उसी को बोलते हैं मेंडेलियन एबनॉर्मलिटीज। अब मेंडेलियन एबनॉर्मलिटीज से कौन कौन सी डिजीज हो सकती है, कौन से विकार हो सकते हैं, उसका एग्जाम्पल देख लें हम लोग। तो इसमें जो है विकार में, रोग में, कमी में, मतलब क्या होगा, कौन से दोष होंगे, तो इसके एग्जाम्पल में हम ले सकते हैं सिकल सेल एनीमिया, ठीक है, सिकल सेल एनीमिया एक बीमारी ये हो गई। और दूसरा ले सकते हैं फिनाइल कीटोन्यूरिया, फिनाइल कीटोन्यूरिया। और फिर ले सकते हैं एल्कैप्टोन्यूरिया, एल्कैप्टोन्यूरिया। तो ये नॉर्मली आपको 2-3 डिसऑर्डर
देखने को मिलेंगे मेंडेलियन एबनॉर्मलिटीज में। ठीक है, तो अब इनमें से जो आपके सिलेबस में सिकल सेल एनीमिया और एक नए सिलेबस में पिछले वर्ष से जुड़ा हुआ है थैलेसीमिया, तो थैलेसीमिया को भी पढ़ना है। ठीक है ना, थैलेसीमिया। तो ये 4 डिसऑर्डर आपको मेंडेलियन एबनॉर्मलिटीज में मिलेंगे। तो इनमें से हम इनको सबको पढ़ेंगे बारी बारी करके सारी बातें। अब दूसरी बात आती है क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज। अब ये क्या होता है? अब एक बात यहाँ पे ध्यान ध्यान देंगे, जो क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज है तो मनुष्य में, यानी हम कह सकते हैं इन ह्यूमन, तो मनुष्य की एक सेल में एक कोशिका में कितने गुणसूत्र होते हैं भाई? 46। और 46 का मतलब 23 पेयर, ठीक है ना, 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, मतलब 46 गुणसूत्र एक कोशिका में होता है। तो अब क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज, इस ये क्या होता है? यानी इसमें क्या होता है? गुणसूत्र की संख्या, सबसे जरूरी बात, गुणसूत्र संख्या में परिवर्तन, संख्या में अधिकता, ठीक है ना, अधिकता या कमी के कारण जो रोग उत्पन्न होगा उसे बोलेंगे क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज। समझ आ रही बात सारी? जैसे अब देखिए इसमें कैसे क्या होगा। अब हम कहते हैं भाई आपके एक कोशिका में 46 गुणसूत्र होता है, अगर वो किसी कारणवश से 47 हो जाए, 48 हो जाए, या फिर हम कहते हैं कम हो जाए, कम का मतलब 45 हो जाए, 44 हो जाए, तो ये सब क्या है? आपके गुणसूत्र की संख्या में कमी और अधिकता हो रही है ना। जब कमी और अधिकता के कारण कोई रोग होगा उसे बोलेंगे क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज बोलेंगे। ठीक है, बात समझ आ रही होगी। तो अगर बात समझ आ रही है तो आप अपने दोस्तों को, अपने सगे संबंधी जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके पास जरूर शेयर करें, क्योंकि इसका लाभ उठाएं और वीडियो कंटिन्यू देखते रहें। पहली बार अगर विजिट कर रहे हैं, पहली बार चैनल पे आए हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ठीक है, सहयोग बनाए रखें। तो इसके अब इसमें देखिए इसका एग्जाम्पल हम लोग समझ सकते हैं। इसका एग्जाम्पल, तो इसके एग्जाम्पल में हम लोग कुछ डिसऑर्डर लेते हैं। जैसे आपके पास एग्जाम्पल में डाउन सिंड्रोम हो सकता है, डाउन सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम हो सकता है, ठीक है, पटाउ सिंड्रोम हो सकता है, क्राइडुचैट हो सकता है, ठीक है ना, ऐसे क्राइडुचैट, मतलब इस तरह की डिसऑर्डर आपको मिलेंगे। यानी इसमें क्या होता है? क्रोमोसोम की संख्या अधिक हो गई या किसी कारण से क्रोमोसोम की संख्या कम हो गई, तो ऐसे बीमारियां होती हैं। जैसे कम हो गया, ज्यादा हो गया, ठीक है ना, आधा कट, इसमें कट लग गया, इसमें भी पूरा एक क्रोमोसोम का आधा सेट गायब हो गया, इसमें एक क्रोमोसोम का आधा कट करके अलग हो गया, मतलब ये सब जो है डिसऑर्डर है। तो क्रोमोसोम की संख्या में कमी या अधिकता होने से जो बीमारी होगी, जो डिसऑर्डर आएगा, उसे बोलेंगे क्रोमोसोमल। अगर इसमें आपके जीन में गुणसूत्र की संख्या, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है गुणसूत्र की संख्या में इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, कम ज्यादा नहीं होगा, परिवर्तन कहाँ होगा? जीन में होगा। ठीक है, ये बात आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। तो एक बात और बता दें आपको, सबसे जरूरी बात यह है कि जो जेनेटिक्स डिसऑर्डर होता है वो डिसऑर्डर क्रोमोसोम कह दें या डीएनए कह दें या जीन कह दें, इनमें अगर कुछ ना कुछ परिवर्तन होगा, इनमें इनके जीन में परिवर्तन हो जाए या फिर इनके गुणसूत्र की संख्या में कमी हो जाए और वो पेरेंट्स जो है बीमारी को ट्रांसफर करें इनके थ्रू, तब वो जेनेटिक डिसऑर्डर कहा जाएगा। नहीं तो आपको जैसे कहा कि अभी चोट लग जाए आपको अचानक और ये घाव बन जाए, तो ये जेनेटिक डिसऑर्डर नहीं होता कि बाहर से आपको 2-4 घुस्से लगा दिए गए, मारपीट कर लिया, आप सूज गए पूरा शरीर बढ़िया से, तो जेनेटिक डिसऑर्डर ये नहीं। ये तो एक्सटर्नल हो गया ना, बाहर से आपको बाहर से मार, ये सब नहीं। वो जेनेटिक आनुवांशिक पदार्थ
का उसमें सम्मिलित होना बहुत जरूरी है, ये बात आपको ध्यान रखना है। नहीं तो लड़ाई झगड़ा करो, 2-4 घंटा बच जाए तो बोलो कि नहीं ये तो भाई जेनेटिक, ये नहीं, ये वातावरण ही ये है। ठीक है, तो आपको बात पसंद आई, मतलब ये बात पसंद आई, ये टॉपिक पसंद आई, तो आप इसको लाइक करना ना भूलें।